हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी का सेकंड पेपर। और अभी तक अगर आप फर्स्ट पेपर नहीं देखे हैं तो उसका जो वीडियो है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझते हैं कि हम लोग क्लास 12 का दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे, चाहे वो सामान्य हिंदी का स्टूडेंट हो चाहे वो साहित्यिक हिंदी का हो, दोनों का ग्रामर थोड़ा सा अलग अलग होता है और दोनों का ग्रामर हम कंबाइन करके ही पढ़ाएंगे। और जहाँ जहाँ साहित्यिक हिंदी की बात आएगी मैं वहाँ वहाँ बताता चला जाऊँगा कि ये साहित्यिक वालों को पढ़ना है और ये सामान्य वालों को पढ़ना है। ठीक है, तो मैराथन स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप कोटेशन पे ध्यान दे लीजिए। कोटेशन हमने क्या लिखा है, अब सोचना नहीं, अब बात होगी और जो होगी वो बेमिसाल होगी। मतलब अब ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है और जो भी हम बताएंगे वो हूबहू ग्रामर में वही का वही हूबहू बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता भी है। इसलिए ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समय नहीं गवाएंगे। एक चीज़ कहना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ और, साहित्यिक हिंदी जो साहित्यिक हिंदी हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम साहित्यिक वालों को ही पढ़ाने जा रहे हैं कि साहित्यिक वालों में आता है संस्कृत में आंसर लिखने के लिए, संस्कृत से प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आता है साहित्यिक वालों को। चलिए समझते हैं हम लोग जो साहित्यिक हिंदी है। दोस्तों साहित्यिक हिंदी में जो संस्कृत प्रश्नोत्तर है, आप 15 क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में क्वेश्चन आंसर आता है 4 नंबर का और यही 15 क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। बस इन्हीं को आप पढ़ के जाइएगा और उम्मीद करिएगा, मैं आपको उम्मीद जताता हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए तो आपको 4 में 4 मिल जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं, करना 2 ही रहता है और 4 नंबर के। जैसे देखिए मैंने आंसर सहित लिख दिया है कि किसका क्या आंसर है। जैसे संस्कृत साहित्य से का विशेषता अस्ति, संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है, तो संस्कृत से साहित्य से सरसम मधुरम च विशेषता अस्ति, यानी संस्कृत साहित्य बहुत सरस है और मधुर है। ठीक है, अगला है संस्कृत से आदि कवि कह अस्ति, संस्कृत के आदि कवि कौन माने जाते हैं, तो कह के स्थान पे आपको क्या करना है, वाल्मीकि ऐड कर देना है, आंसर बन जाएगा। संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि अस्ति, ये हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अगला व्यासम किम रचितवान, व्यास ने क्या रचित किया था, तो व्यासम महाभारत रचितवान, व्यास जी ने क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। अगला कह सर्वज्ञ भवति, तो आत्मना दर्शने नरः सर्वज्ञ भवति, ये हो जाएगा। अगला चतुष्पदा कम राजानम अकुर्वन्, चौपाई में राजा कौन था, तो चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, चौपाई में राजा एक शेर था। अगला मनीषिणाम मान्यः का आसीत्, तो कह के प्लेस पे आपको क्या कर देना है, वैवस्वतः मनु ऐड कर देना है, ये आपका आंसर बन जाएगा। मनस्यणाम मान्यः वैवस्वतः मनु। अगला है मूल शंकर से दयानंद से जन्म कुत अभवत, मूल शंकर दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल शंकर से दयानंद से सौराष्ट्र प्रांतीय टंकारा नामनी ग्रामे अभवत, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला महर्षि दयानंद से गुरु का आसीत्, महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे, तो कह के प्लेस पे आपको क्या ऐड कर देना है, विरजानंद, तो महर्षि दयानंद से गुरु विरजानंद आसीत्, ये आपका बन जाएगा। अगला पुंडरीकम कदा विकसित, ये हो जाएगा पुंडरीकम सूर्य उदिते विकसित। ठीक है, अगला विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगला धीमताम कालः कथम गच्छति, तो कथम के जगह पे हो जाएगा काव्य शास्त्र विनोदीन, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदीन गच्छति हो जाएगा। अगला मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, तो मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया वा कलहेन गच्छति हो जाएगा। अगला मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ, तो मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे, पुत्र की जगह पे आपको क्या ऐड करना, प्रयाग नगरे, मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत। ठीक है, अगला मालवीय से कस्य विश्वविद्यालय स्थापना अकरोत, मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो मालवीय से वाराणसी नगरी काशी विश्वविद्यालय स्थापना अकरोत, वाराणसी नगरी काशी विश्वविद्यालय को उन्होंने स्थापना किया था। अगला दुर्योधन का आसित, दुर्योधन कौन था, तो दुर्योधन धृतराष्ट्र से आसित, दुर्योधन धृतराष्ट्र का बेटा था। ठीक है, अगर आप इतना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आसानी से आप 4 नंबर गेन कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आता है साहित्यिक हिंदी वालों का, वो आता है संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। मैंने कुछ 12 संस्कृत में अनुवाद लिखे, मैं ये नहीं कह सकता कि यही आएगा, लेकिन ये जान लीजिए कि ये जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखा है वो एग्जाम्पल कई बार रिपीटेड हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। आप जानते हैं ट्रांसलेशन जो है, चाहे वो संस्कृत का ट्रांसलेशन हो चाहे वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो, वो मैच नहीं करता, उसका रूल्स मैच करते हैं।
तो मैं आपको तो ये आश्वासन नहीं दे सकता कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा वही मिल जाएगा, लेकिन इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। हो सकता है कि 80% उम्मीद रहेगा कि इसमें से 12 क्वेश्चनों में से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए, ताकि आप आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकें। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है, तो इसका पहला क्वेश्चन का संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा, नगरेषु प्रयागः श्रेष्ठ। दूसरा है वे दोनों खाना खा रही हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, तौ भोजनम खादतः। अगला विद्यालय के निकट तालाब है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम निकषा सरोवरः अस्ति बन जाएगा। अगला है गांव के दोनों तरफ वृक्ष हैं, ग्रामात् अभितः वृक्षा सन्ति। अगला है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति हो जाएगा। अगला तुम दोनों जाकर पढ़ो, युवाम गत्वा पठतम। अगला बालकों ने नाटक देखा, तो क्या हो जाएगा, बालकाः नाटकम अपश्यन्। पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात् पत्रम पतति। तुम्हें क्या करना चाहिए, त्वं किं कुर्याः, तुम्हें घर जाना चाहिए, त्वया गृहं गंतव्यम। अगला कुएं में जल है, कूपे जलम अस्ति हो जाएगा। और अगला है यह राम की पुस्तक है, तो इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं, एक बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है सामान्य हिंदी में, और दोस्तों ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये 6 नंबर का एकदम फिक्स है कि 3 लेटर अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो पहला लेटर है लिपिक पद पर, और दूसरा लेटर है ऋण लेने के लिए, तीसरा लेटर है सफाई के लिए। जैसे इसमें आता क्या है कि लिपिक पद हेतु प्रवक्ता के लिए आपको क्या करना है, हिंदी प्रवक्ता के लिए आपको किसी विद्यालय में एक क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है कि आप यहाँ डालेंगे हेडिंग सेवा में, ठीक है। उसके बाद जिसको भी आप क्वेश्चन में रहता है उसका किसको लिखना है, तो आप उसका नाम लिखेंगे, उसका प्लेस लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी बातों को लिखेंगे कि आप भाई MA B.Ed पास हैं और हाल ही में आपने इस चीज़ को सुना है कि आपके विद्यालय में एक रिक्त स्थान की यानी हिंदी प्रवक्ता के लिए एक रिक्त स्थान खाली है, जिसके लिए मैं उपयुक्त हूँ, और मेरी शैक्षणिक योग्यताएँ ये हैं, आपने किस सन में क्या पास किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने % से पास किए हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप बना लेंगे, अपना विवरण दे लेंगे, तो नीचे आएंगे तो नीचे आप लिखेंगे कि उपरोक्त दिए गए विवरण जो है मेरे द्वारा सब सही किए गए हैं। यदि इनमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, मतलब आप मुझे इसके काबिल नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी है आप फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं इसके आधार पर मैं आपके विद्यालय में टीचर के लिए बहुत ही टीचर हूँ, मुझे सेवा का एक बार अवसर जरूर प्रदान करें, और यदि आप मुझे सेवा का अवसर प्रदान करते हैं तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नीचे आएंगे तो आप लिखेंगे भवदी XYZ, ठीक है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन आता है ऋण लेने के लिए, उधार लेने के लिए बैंक से बंद करिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो ऋण लेने के लिए बनता है। ऋण लेने के लिए जैसे किसी बैंक यानी किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए कि आपको इतने हजार की आवश्यकता है कोई बिजनेस खोलने के लिए, या तो कोई दुकान खोलने के लिए, ठीक है, चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म ड्रेस खोलने के लिए, कोई भी चीज़ आ जाता है उधार लेने के लिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे सेवा में, ठीक है, शाखा प्रबंधक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे जिसको भी अगर उसमें लेटर में दिया है किसी बैंक का नाम तो लिखिए, नहीं दिया है तो आप अपने मन से किसी बैंक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय जरूर लिखेगा कि आप अपने एग्जाम में विषय जरूर लिखेगा, क्योंकि 1 नंबर या 1 से 1.5 नंबर आपको विषय पे ही मिलता है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। विषय लिख दीजिएगा कि ऋण लेने हेतु एक आवेदन पत्र, ठीक है। तो जब विषय लिख देंगे उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, गांव का नाम बताएंगे, किस वजह से आप उधार लेना चाहते हैं, और उधार लेने की एक प्रोसेस होती है। अगर आप बैंक से उधार ले रहे हैं तो आपको कुछ शो करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा कि किस, जैसे बैंक कभी भी लोन ऐसे नहीं दे देता है। बैंक अगर लोन देता है तो कुछ देख के ही देता है, या तो आपकी डिग्री देख के देगा, या तो आपका बैंक बैलेंस देख के देगा, आपकी खेती बाड़ी देख करके देगा। तो इस वजह से कुछ दिखा करके ही आप लोन ले पाएंगे, ठीक है। या अपना कुछ भी है जो आपकी डिग्री है तो डिग्री आप मेंशन कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आप एक उधार लेना चाहते हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आप मुझे रोजगार या ऋण देते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे, और जैसे ही मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपका ऋण चुका दूंगा या मैं आपके ऋण का भुगतान कर दूंगा। अगला, अपने जिले के मेयर को पत्र लिखे कि सफाई के लिए, यानी आपके जिले में जो है कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी सफाई के लिए क्या करना है, जिले के मेयर को पत्र लिखना है या जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, ऐसे आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें सेवा में, ठीक है, जिलाधिकारी महोदय XYZ, उनका प्लेस लिख दीजिएगा, फिर मान्यवर लिखिएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट में सफाई के लिए, सफाई हेतु एक आवेदन पत्र, और उसमें लिख दीजिएगा आप अपना नाम बताइए। अपना नाम बताने के बाद आप किस गाँव के निवासी हैं वो बताइए, आपके गाँव में क्या समस्या है, कचड़े से लेकर के चाहे मच्छर से लेकर के XYZ जो भी समस्या, अपनी समस्या बता दीजिए,
और समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए विनम्र तरीके से कि सर आप, मैं चाहता हूं कि एक बार हमारे गांव का आप विजिट करें ताकि आपको हमारी समस्याओं से आप अवगत हो जाएं और हमारी समस्याओं का समाधान कर दें। ठीक है, यदि आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। फिर नीचे आएंगे, आप इस साइड में लिखेंगे भवदी क ख ग XYZ। दोस्तों इन 3 लेटर को जितने भी सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, इन 3 लेटरों को बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जरूर जाइएगा। इन 3 लेटरों में से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। और ये समझ लीजिए ये वाला और ये वाला दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर नहीं है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन ना आता हो, चाहे ये आ जाता है या तो ये आ जाता है, और कभी कभी अगर ये दोनों नहीं आया तो ये तीसरा आ जाता है। तो पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इस पर कम फोकस करते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी लोग अगर हमारा ये YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में बैठेगा तो मेरा अपना खुद का निजी एक्सपीरियंस कहता है कि आपको सबसे पहले निबंध करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि निबंध 9 नंबर का आता है। एक आध 2 नंबर का छूटेगा तो दिल उतना चोट नहीं करता, अगर 9 नंबर का छूटेगा तो बाहर आके बहुत पश्चाताप करेंगे। ठीक है, इसलिए आप निबंध वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिएगा। आपसे यही है उम्मीद कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं। और निबंध में आप कितना निबंध प्रिपेयर करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला जो निबंध है उसका नाम है आतंकवाद। आतंकवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने जितना लिखा है ये 6 ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आतंकवाद के बारे में, जनसंख्या के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है इसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में और प्रदूषण के बारे में। इसके बारे में लगभग ये मान के चलिए 70% उम्मीद है, यानी प्रदूषण के बारे में 70% उम्मीद है कि प्रदूषण पे ऐसे आता ही आता है। दूसरा चीज जनसंख्या और आतंकवाद पे, इसको अगर हम कह लें तो ये 45% उम्मीद रहता है इसका। और अगर आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं तो विज्ञान एक वरदान है, अभिशाप है, और दहेज प्रथा, ये दोनों अगर आप साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये मान के चलिए कि ये 80% उम्मीद रहता है इन दोनों से। ठीक है, वैसे तो फिलहाल सभी उम्मीदें हैं, उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसको इस वजह से हमने लिख दिया है क्योंकि ये हाल ही में साल भर पहले ये जो है गुजरा हुआ है ये महामारी, तो मे भी हो सकता है कि हाल ही में वर्तमान समय में कोरोना वायरस गुजरा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर का दिमाग हो वो दे भी सकता है, इस वजह से हमने इसको लिख दिया। अब इसके परसेंटेज कितने आने के ये हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके परसेंटेज कम ही है, लेकिन मे भी हो सकता है आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए इतना बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले निबंधों को, इनके हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 9 नंबर का निबंध आता है तो ये मान के चलिए कि आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 5 पेज तो लिखने ही लिखने हर हालत में। 5 पेज 9 नंबर पाना है तो 5 पेज लिखेंगे। दोस्तों अगर आप 8-9 हेडिंग प्रिपेयर कर लेते हैं हर एस्से का तो 5 पेज आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 हेडिंग में आसानी से 1 पेज भर जाता है, आसानी से 2 हेडिंग में। और ये भी नहीं है कि 5 ही पेज लिखना है, अगर आपकी हेडिंग बेहतर है, उसमें लिखे हुए शब्द बेहतर हैं तो आपको 4 पेज पे भी 3 पेज पे भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन हेडिंग बेहतर होगा तब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है। दोस्तों साहित्यिक हिंदी वालों में विभक्ति पहचानने के लिए आता है 2 नंबर का, और विभक्तियां वैसे 7 प्रकार की होती हैं। आप 7 प्रकार की विभक्ति, कभी कभी इसका आ जाता है कि एक एग्जाम्पल दिया होता है, एग्जाम्पल में ये पूछ लेता है कि कौन सी विभक्ति और उसका सूत्र क्या है, तो विभक्ति भी याद होना चाहिए और सूत्र भी याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि प्रथमा विभक्ति का सूत्र क्या है, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये आपका प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। और इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, ऊंचे नीचे तट 1 2 ये शब्द रहते हैं। अगला द्वितीय विभक्ति क्या है, जैसे द्वितीय विभक्ति का परिभाषा है अभितः परितः समयानिकषः प्रतियोगी अपि, और इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे कह रहा है विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति, इसमें पूछ लेगा कि अभितः ये कौन सी विभक्ति है, तो आपको कहना है भाई इसमें लिखना है तुरंत क्या है, द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र ही है क्या, अभितः परितः समयानिकषः प्रतियोगी अपि। एक बात और जान लीजिए कि इसका सूत्र भी याद करना है। 2 नंबर का था, 1 नंबर पहचानने के लिए कौन सी विभक्ति है, जैसे था एग्जाम्पल विद्यालयम अभितः वृक्षा सन्ति, तो आपने पहचान लिया द्वितीय विभक्ति, 1 नंबर मिल गया। उसका सूत्र भी लिखना है कि अभितः परितः समयानिकषः प्रतियोगी अपि, तब 2 नंबर मिलेगा। अगला देखिए, तृतीया में 2 विभक्ति है। तृतीया में एक होता है एनांग विकार। एनांग विकार का मतलब होता है शरीर में कोई विकलांग चीजें होंगी। ठीक है, जैसे सह कर्णेन बधिरा अस्थिवकान से बहरा है, अगर शरीर में कोई विकार है तो विकार की परिस्थिति में एनांग विकार होता है। लेकिन एक और होता है सहयुक्ते अप्रधाने, अगर किसी भी वाक्य में आपको सह साकम सार्धम सम्मम मिल जाए तो आपका हो जाएगा क्या,
तृतीया विभक्ति सहयुक्ते प्रधाने उसका सूत्र है। और एक एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, जैसे छात्रेण सह शिक्षकः गच्छति, छात्र जो है सह शिक्षकः गच्छति, शिक्षक के साथ जाता है, सह शब्द आ गया तो मैंने बताया सह शब्द आ जाएगा तो सहयुक्ते प्रधाने उसका ट्रिक हो जाएगा और तृतीया विभक्ति। अगला चतुर्थी विभक्ति बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका थोड़ा सा सूत्र भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा टाइप का है। जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलंगी युगाच, इसका सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलंगी युगाच। और इसमें क्या होता है, श्री गुरुवे नमः, नमः शब्द आ गया तो आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी लाइन में अगर नमः शब्द आ जाए, स्वस्ति शब्द आ जाए या स्वाहा शब्द आ जाए या स्वधा शब्द आ जाए या अवलंग शब्द आ जाए, ठीक है, या स्वस्ति शब्द आ जाए तो वो हमारा बनता है क्या, चतुर्थी विभक्ति। अगला देखिए पंचमी क्या होता है, ध्रुवम पाए अपादानम, अगर किसी चीज से अलग हो तो अलगाव की परिस्थिति में हम पंचमी विभक्ति कहते हैं। जैसे सह कुपात जलम आने तो वो कुएं से जल लाता है, तो जब कुएं से जल लेके आएगा तो जल जो है कुएं से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो उस परिस्थिति में पंचमी विभक्ति होता है। अगला षष्ठी, षष्ठी क्या है, षष्ठी का ट्रिक होता है, इसका सूत्र षष्ठी से किसी से संबंध बताना हो तो संबंध बताने की परिस्थिति में क्या लगता है, षष्ठी विभक्ति। जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। एक चीज और है सप्तमी भी यतस्य निर्धारण, ठीक है, ये इसका सूत्र है। जैसे छात्रेषु राकेश श्रेष्ठ, छात्रेषु यानी छात्रों में राकेश श्रेष्ठ है। और कभी कभी आ जाते कौन है, तो अगर षष्ठी ऑप्शन में नहीं है तो सप्तमी मार देंगे तो टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर सप्तमी नहीं है तो षष्ठी पे टिक करेंगे, सही हो जाएगा, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द दोनों में रहेगा। ठीक है, इस पे जरूर ध्यान दे लीजिएगा, नंबर का है ये, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है बोर्ड एग्जाम में, वो बनता है मुहावरा से। और ये मुहावरा के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं सामान्य हिंदी वाले के लिए। सामान्य हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसको देख लीजिए, 20 मुहावरा, और 20 मुहावरा में से आपको ये समझिए कि 4 मुहावरा पूछता है जिसमें 2 करना रहता है। ठीक है, तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को हमने लिखा है। जैसे दाल में काला होना, होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी, नमक मिर्च लगाना, टका सा जवाब देना, मक्खन लगाना, सावन हरी न भादो सूखे, पानी पानी होना, कलई खुलना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक अनार 100 बीमार, घी के दिए जलाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, हाथ पीले करना, मुंह फुलाना, नाक में नकेल डालना, आंखों का तारा होना, गुलर का फूल होना, अपना उल्लू सीधा करना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कुछ मुहावरे हैं और अगर आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे होता क्या है कि ये मुहावरा देता है और इसका अर्थ लिखना होता है और अर्थ का अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करना होता है। तो इसका अर्थ नोट डाउन कर लीजिए, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसी वजह से मैंने अर्थ नहीं लिखा है। तो जो लोग इसको पढ़ रहे हैं वो अर्थ भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे दाल में काला होना, दाल में काला होना का मतलब होता है गड़बड़ होना, दाल में काला होने का मतलब होता है गड़बड़ होना। अगला होश उड़ जाना, होश उड़ जाने का मतलब होता है बहुत डर जाना, होश उड़ जाना का मतलब होता है बहुत डर जाना। अंधे की लकड़ी, ये तो आपको बहुत पता है, एकमात्र सहारा। अगला नमक मिर्च लगाना का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी मक्खन लगाना आप कह सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, अगला टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। ठीक है, अगला मक्खन लगाना का मतलब होता है चापलूसी करना, मक्खन लगाने का हम कह सकते हैं चापलूसी करना। अगला सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब होता है सदैव एक ही जैसा रहना, सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक ही जैसा होना। अगला पानी पानी होना, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, पानी पानी होना मीन्स शर्मिंदा होना। कलई खुलना, कलई खुलने का मतलब होता है भेद खुलना, कलई खुलने का मतलब होता है रहस्य खुलना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ आप कह सकते हैं इसको, दोहरा लाभ, दुगुना लाभ। अगला एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु के पीछे कई लोगों का परेशान होना। घी के दिए जलाना, इन द सेंस हम कह सकते हैं खुशियाँ मनाना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कामयाब होना, ठीक है, सफल होना। अगला हाथ पीले करना मतलब होता है शादी करना। मुंह फुलाना मतलब नाराज होना। नाक में नकेल डालना का मतलब होता है लगाम लगाना। आंखों का तारा होना, अधिक प्रिय लगना। गुलर का फूल होना, अधिक दिनों के बाद दिखाई देना। और अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। जैसी कर ली वैसी भर ली का मतलब होता है बुरे काम का बुरा नतीजा। देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है सामान्य हिंदी से, और सामान्य हिंदी से एक बनता है शब्द युग्म, ये बनता है 2 नंबर का। ये 22 अगर आप सामान्य हिंदी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे नीड और नीड, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो नीड का मतलब होता है जल, नीड का मतलब होता है घोंसला। कपिस कपिस, थोड़ा सा कपिस कपिस, कपिस छोटी का मात्रा है तो मटमैला, बड़ी का मात्रा हो जाएगा तो बंदर या सुग्रीव कह सकते हैं। अब जो अब्द कमल और वर्ष होता है। हरि और हर, हरि मीन्स विष्णु, हर मीन्स शंकर। तरड़ी तरुड़ी, तरड़ी मीन्स नौका, तरुड़ मीन्स युवती। स्वर्ण सवर्ण, स्वर्ण मीन्स होता है सोना, सवर्ण मीन्स होता है उच्च जाति। श्रवण श्रवण, श्रवण मीन्स होता है कान, और श्रवण मीन्स होता है भिक्षु।
कपट कपाट, कपट मीन्स होता है धोखा देना, कपाट मीन्स होता है दरवाजा, अम्बुज अम्बुद, अम्बुज का मतलब कमल, अम्बुद का मतलब होता है बादल, सूर वीर होता है और सूर्य का सूर्य होता है, बात 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 का वाक का होता है हवा, बात का होता है बादल, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, पुरुष नर, परुष कठोर, द्वीप हाथी, द्वीप टापू, तरणी नौका, तरणी सूर्य, कूल का होता है वंश और कूल का होता है किनारा, अभिराम का लगातार, अभिराम का सुंदर, अंश का कंधा, अंश का हिस्सा, ग्रह का सूर्य, गृह का घर, कंकाल का होता है हड्डी का ढांचा, कंगाल का होता है निर्धन, अवलंब का होता है सहारा, अविलंब का होता है शीघ्र, अम्ब का होता है पानी और अम्ब का होता है माता। अगर आप इन 22 शब्द युग्म को प्रिपेयर कर लीजिए तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इन 22 में से आपको एक मिलता है 2 नंबर का, तो आपका आसानी से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा प्रत्यय से। और प्रत्यय से क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये जो है ये आपका साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है, सामान्य हिंदी वालों के लिए नहीं आता है। ये साहित्यिक हिंदी वालों के लिए प्रत्यय आता है और ऐसे पूछ लेता है कि पठनी में कौन सा प्रत्यय है, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको कुछ प्रत्यय हमने दिया है, जरा सा उसे पढ़ लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अनियर प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय का क्या पहचान होता है। अगर किसी शब्द के लास्ट में अनीय या अनीया या अनियम शब्द आ गया तो बन जाता है अनियर प्रत्यय। जैसे आपने एक शब्द देखा पठनी, पूछ लिया आपसे कि पठनी में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनी किसी भी शब्द में और आता है तो और यहाँ है, यहाँ से अनीय बन गया तो अनीय आ गया, अनीय आ गया तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनीय प्रत्यय। अगला दूसरा तब्यत प्रत्यय बनता है, तो तब्यत में क्या होता है, तब्य तब्या तब्यम। अगर किसी भी शब्द के अंत में तब्य तब्या तब्यम आ गया तो बन जाता है तब्यत प्रत्यय। जैसे एक हमने एग्जाम्पल दिया गमतव्य, तो गमतव्य में लास्ट में देखिए तब्य आ गया तो ये बन जाएगा तब्यत प्रत्यय। अगला कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में त्वा शब्द जुड़ गया तो वो कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे कृत्वा, कृत्वा में हमने देखा कि त्वा शब्द ऐड हो गया है तो इस वजह से क्या बन गया, ये कत्वा प्रत्यय हो गया। अगला देखिए कत, कत प्रत्यय किसे कहते हैं, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर तह ता या तम शब्द आ गया तो वो बनता है कत प्रत्यय। जैसे दातम, दातम में आपने चेक किया तो बन गया तम, तो तम से मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, कत प्रत्यय। अगला तद्धति, तद्धति प्रत्यय क्या है, त्व और त्वम शब्द किसी भी शब्द के लास्ट में मिला हुआ मतलब आया हुआ मिल जाएगा तो बन जाएगा तद्धत प्रत्यय। जैसे हमने कह दिया महत्वम, तो लास्ट में आपने पाया क्या दे दिया है, त्वम, तो त्वम ऐड हो गया, इस वजह से क्या बन गया, तद्धत प्रत्यय। अगला तल, तल में मतलब लास्ट में अगर ता शब्द आ गया तो ये आपका तल प्रत्यय हो जाता है। वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, चांसेस इसके है ही नहीं पूछने के। ज़्यादातर मतुप, वतुप, तद्धति, कत्वा, तब्यत, अनियत इन्हीं से पूछा जाता है। मतुप होगा। मतुप प्रत्यय क्या है, तो किसी भी शब्द के लास्ट में मान मति शब्द दिया है तो वो मतुप प्रत्यय। जैसे अभिमान में, अभिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो मान आ गया तो ये बन जाएगा आपका मतुप प्रत्यय। अगला वतुप प्रत्यय क्या है, किसी भी शब्द के लास्ट में वत वती वान आ गया, जैसे धनवती धनवान ऐसे शब्द आ गए तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, वतुप। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपका 2 नंबर क्लियर हो जाए। चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या है। जैसे एक शब्द के 2 अर्थ सामान्य हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने 19 वर्ड लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर आप पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए जैसे विधि, विधि का मतलब होता है तरीका और प्रकार दोनों होता है। मित्र का सूर्य दोस्त होता है, गुड़ का रस्सी और विशेषता होता है, पत्र का आपका पत्ता या चिट्ठी होता है, तीर का बाण या सीमा होता है, अंबर का आकाश या वस्त्र होता है, काल का समय या मृत्यु कह सकते हैं, शिव का महादेव या कल्याण कह सकते हैं। अगला हरि का विष्णु या सब कह सकते हैं, वर का वरदान या श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, इसको दुल्हा भी कह सकते हैं, वर्णिस दुल्हा भी होता है। द्विज का ब्राह्मण या वैश्य होता है, राग का प्रेम और आसक्ति होता है, पतंग का आपका सूर्य होता है और पतंगा होता है। अगला हलधर, हलधर का सेंस होता है किसान से और बलदाऊ से। अज का सेंस होता है ईश्वर से और या ईश्वर के पुत्र से। चपला, चपला मीन्स होता है बिजली या लक्ष्मी। कुल, संपूर्ण या वंश। विधि, तरीका, कानून। नाग का श्रेष्ठ या सर्प या हाथी से। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है और साहित्यिक हिंदी वालों में आता है क्या है, समास। समास आपका आता है 2 नंबर का, इसे जरा सा जान लीजिए। 4 समास आपको पढ़ने हैं। एक है कर्मधारय समास। कर्मधारय का अर्थ अगर आप बेसिकली पहचानने के लिए आता है कि कौन सा समास है। किसी भी समास को, शब्दों को जब तोड़ेंगे अगर उसमें आ जाए के समान या एक अर्थ आ जाए है जो या के समान शब्द आ जाए तो आपका बन जाएगा कर्मधारय समास। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द कह दिया कमल नयन, एक शब्द मान लीजिए हमने कह दिया कमल नयन, इसको जब आप तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन।
ठीक है। तो हमने ये कहा कि किसी भी शब्दों को जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद अगर बीच में है जो या कि समान शब्द आ जाए तो बन जाता है आपका कर्मधारय समास। द्विगु क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यानी अगर पहला शब्द गिनती का होगा तो वो हमारा बनता है द्विगु समास। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया पंचभुज 5 भुजाओं का समूह, तो पहला शब्द आप जब चेक करेंगे तो इसका पहला शब्द क्या हो गया है? संख्यावाचक हो गया। तो जिसका भी शब्द यानी किसी भी शब्द का पहला शब्द अगर संख्या से स्टार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। अगला द्वंद्व क्या है? जिन दो शब्दों के बीच में डैश दिया हो, जिन दो शब्दों के बीच में डैश दिया हो उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द कह दिया माता डैश पिता, ऐसे बीच में अगर कहीं डैश दिया हुआ शब्द मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। अगला बहुब्रीही, बहुब्रीही का क्या सेंस है? जिसका तीसरा अर्थ निकले, यानी ऐसा कोई भी समास जिसका अर्थ जब निकालेंगे तो तीसरा निकलेगा। जैसे मान लीजिए दशानन 10 मुखों वाला, ठीक है, 10 मुखों वाला, इसका सेंस हो जाएगा रावण से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया लंबोदर, जिसका लंबा है पेट, ठीक है, लंबोदर लंबा है उदर या लंबा है पेट। जैसे गणेश, ठीक है, चक्रपाणि मान लीजिए चक्र को धारण करने वाला विष्णु। ऐसे बहुत सारे समास, बहुत सारे वर्ड हैं जो बहुब्रीही समास होते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर किसी भी शब्द का उसका अर्थ जो है वो तीसरा सेंस दे, तीसरा अर्थ निकले, उसी को हम बोलते हैं बहुब्रीही समास। ये 2 नंबर का आता है पहचानने के लिए। ऐसे कोई एग्जाम्पल दे देगा और उसको पहचानने के लिए आ जाएगा। जैसे दे देगा चौराहे में, चौराहा में समास है और ऑप्शन में 4-5 समास रहेंगे, आपको ढूंढ के लिखना होता है। जैसे चौराहा में 4 रास्तों का समूह, तो 4 वाली गिनती का बोध हो गया तो पता चल गया द्विगु समास है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे और आसानी से कर लेंगे। हो गया? हेलो दोस्तों, अगला जो वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो विभक्ति से है और थोड़ा सा मेरे पैरों में दर्द महसूस हो रहा है तो मैं किसी दूसरे से 5 मिनट के लिए हैंड ओवर करना चाहता हूँ ये माइक को, आपको समझा देगा। अगर कोई समस्या होगी तो फिर मैं आकर के आपको समझा दूंगा। लाइव है। हम लोग विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। ये सामान्य साहित्य दोनों में है। आत्मा, नामना, जगत और ये प्रथमा, द्वितीय और चतुर्थी। अगर आप लोग इसे तैयार कर देते तो आप लोग का 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्या? क्षमा चाहते हैं दोस्तों आपसे, क्योंकि कुछ समय के लिए पैरों में दर्द हो गया था। तो चलिए समझते हैं विभक्ति। विभक्ति क्या है और क्या कहते हैं इसको विभक्ति। तो विभक्ति को आप समझिए कि सामान्य हिंदी में भी और साहित्यिक हिंदी में भी 2 नंबर का आता है। चाहे वो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट पढ़ रहे हों, चाहे वो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट पढ़ रहे हों, तो आप एक चीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इसमें 3 विभक्ति आपको पढ़ना है। आत्मा का रूप पढ़ना है, नामना का रूप पढ़ना है, जगत का रूप पढ़ना है। इसमें सब नहीं पढ़ना है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन होता है, पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? केवल प्रथमा विभक्ति पढ़ना है, द्वितीय पढ़ना है, चतुर्थी पढ़ना है। यानी आत्मा का प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी पढ़ लेना है, नामना का प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी पढ़ लेना है, जगत का प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे से कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो साहित्यिक में भी आता है और सामान्य में भी आता है, वो आता है 7 नंबर का। अनिवार्य संस्कृत के पद्य से संस्कृत में अनुवाद लिखने के लिए। और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस एक लेसन आपको प्रिपेयर कर लेना मन से, वो भी कौन सा? सुभाषित रत्नान। वैसे मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पढ़ा करके यूट्यूब पे डाल दिया है, क्योंकि अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, हो सकता है कि समय के अभाव में मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा दूं। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। वो मेरे आप चैनल पे जब जाएंगे तो आप आसानी से उसको वीडियो लिस्ट में जब जाएंगे तो मिल जाएगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल सुभाषित रत्नान ही आपको पढ़ना है, चाहे वो सामान्य हिंदी का विद्यार्थी हो, चाहे वो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हो। अगर आपके पास बुक हो इस समय तो आप उसे खोल के बैठ जाइए और सामान्य हिंदी में सुभाषित रत्नानी जो पाठ है अनिवार्य संस्कृत में, उसे निकाल लीजिए और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा क्या है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादित सुभाषितम। कह रहा है कि भाषा सुमुख्या यानी संस्कृत ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा, मधुर भाषा और सबसे ज़्यादा दिव्य भाषा मानी जाती है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादित सुभाषितम, और इसका जो काव्य है वो बहुत ज़्यादा मधुर और उससे भी मधुर इसके सुभाषित वचन होते हैं। पहला श्लोक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, हमें लगता है आपको। यानी संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा, सबसे मधुर भाषा, सबसे दिव्य भाषा मानी जाती है। और इसके जो इसके जो काव्य हैं बहुत ज़्यादा मधुर हैं और इसके काव्यों से भी ज़्यादा मधुर इसके सुंदर वचन हैं।
अगला देखिए, सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनो सुखम सुखार्थी वा तजेद विद्याम विद्यार्थी वा तजेद सुखम। कह रहा सुखार्थी कुतो विद्या, सुख भोगने वाले को विद्या कहाँ मिलती है, विद्यार्थिनम सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ मिलता है, यानी सुख भोगने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी व तजेद विद्याम विद्यार्थी व तजेद सुखम, यानी वही बात है, मैंने कहा क्या, सुखार्थी कुतु विद्या, सुख भोगने वाले को विद्या कहाँ, कुतु विद्यार्थी न सुखम, और एक विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेद विद्याम, एक सुख भोगने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी व तजेद सुखम, और एक विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगला और तीसरा श्लोक देखिए दोस्तों, जल बिंदु निपातेन कर्मश पुरता घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कह रहा है कि जिस तरीके से जल बिंदु निपातेन कर्मश पुरतः घटे, जिस तरीके से बूंद बूंद गिरने से एक घड़ा या एक घड़े में पानी भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से विद्या एक ऐसी धन है जो धीरे धीरे अर्जित करने से वह प्राप्त होती है। यानी जिस तरीके से एक घड़े में बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से विद्या एक ऐसा धन है, उसका जो धैर्य रखता है उसी को प्राप्ति होती है। अब आप सोचिए कि अचानक से बहुत सारा विद्या अर्जित हो जाए आपको, तो नहीं हो सकता। जब आप LKG में रहे होंगे तो आपको अभी जिस लेवल पे आप आए हैं इतनी लेवल का ज्ञान आपके पास नहीं रहा होगा, वो धीरे धीरे एज का डिफरेंस जब बड़ा होगा, धीरे धीरे आप आए होंगे, इस अवस्था तक आपको बहुत सारे नॉलेज हो गए होंगे। तो जिस तरीके से बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी तरीके से विद्या एक ऐसी धन है वो धीरे धीरे इंसान को प्राप्त होती है। अगला चौथा श्लोक देखिए दोस्तों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहा है कि बुद्धिमान लोगों का जो समय होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, विद्वान लोगों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रयान कलहेन वा, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। यानी जो अच्छे लोग हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपना समय जो है पढ़ने लिखने में व्यतीत करते हैं, और जो थोड़े से दुष्ट लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अपना समय बुरी आदतों में, सोने में और इसके अतिरिक्त झगड़ा झंझट करने में व्यतीत कर देते हैं। अगला देखिए, न च हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकार व्ययकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है कि न च हार्यम, न तो यानी विद्या एक ऐसा धन है, न तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न ही इसे राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न च भार्यकार, और न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है। व्ययकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन एक ऐसा धन है जिसे जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे या उतना ही ज़्यादा क्या होता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। फिर से समझ लीजिए कि विद्या एक ऐसा धन है, न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा इसे किसी से छीन सकता है, न ही भाई इसका बंटवारा कर सकता है। विद्या धन एक ऐसा धन होता है जिसे जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे या उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अगला देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्र तादृशम मित्रम विस्कुंभम वयोमुखम। कह रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम, यानी एक ऐसा दोस्त जो आपके पीठ पीछे आपके कामों को नष्ट करता हो, बर्बाद करता हो। प्रत्यक्षी प्रियवादिनम, और जो मुंह पे मीठा मीठा बोलता, मतलब कोई ऐसा दोस्त जो पीठ पीछे आपको गाली देता हो और मुंह पे मीठा मीठा बोलता हो। वज्रेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, उस मित्र को ऐसे ही अलग कर देना चाहिए जिस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि दूध से भरे जब हम घड़े को देखते हैं कि उसमें विष है, जब हमें पता चल जाता है, जिस तरीके से हम उसे छोड़ देते हैं उसी तरीके से ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। यानी कहने का सेंस ये है कि जिस तरीके से हम दूध पी रहे हैं घड़े में और हमें पता चल जाता है कि उसमें विष है, जहर है, तो जिस तरीके से हम उसको छोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसी तरीके से ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए जीवन से, जो मित्र आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो और मुँह पे मीठा मीठा बात करता हो। ऐसे मित्र को साथ नहीं रखना चाहिए। अगला समझते हैं दोस्तों, श्लोक नंबर 7 देखिए, उदेति सविता ताम्रस्ताम विवात मितश्च संपतौ च विपतौ च महता मेघरूपता। कह रहा है कि जिस तरीके से सूरज उगते हुए भी लाल, यानी डूबते हुए भी लाल दिखाई देता, उसी तरीके से महान पुरुष चाहे उनके पास विपत्ति आए चाहे उनके पास सुख आए, वो दोनों ही परिस्थिति में एक जैसे होते हैं। यानी महान इंसान विपत्ति आने पर भी और सुख आने पर भी दोनों ही परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। और किस तरीके से एक जैसे रहते हैं? जिस तरीके से सूरज उगते हुए भी लाल दिखाई देता है और डूबते हुए भी लाल दिखाई देता है। अगला, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परिशाम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय यानी जो विद्या होता है वह जो मूर्ख लोग होते हैं उन मूर्ख लोगों के लिए विद्या वाद विवाद के लिए होता है। धनम मादाय जो उनके पास धन होता है वह घमंड करने के लिए होता है। परेशान परिपीडनाय और जो उनके पास ताकत होती है, शक्ति होती है, दूसरे को पीड़ित करने के लिए होती है,
दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत खलस से साधु विपरीत वेद ज्ञानाय दानाय चेज और अक्षराय, जबकि इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं, साधु के पास जो विद्या होती है वो ज्ञान देने के लिए होती है, जो उनके पास धन होता है वो दान देने के लिए होता है, और जो उनके पास ताकत होती है वो रक्षा देने के लिए होती है। यानी साधु लोगों के पास जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, जो उनके पास धन होता है वो दान के लिए, जो उनके पास ताकत होती है वो किसी की रक्षा के लिए होता है। लेकिन जब मूर्ख लोग के पास अगर विद्या आ जाए तो वाद विवाद करते हैं, अगर उनके पास पैसा आ जाए तो वो घमंड करते हैं, अगर उनके पास ताकत आ जाए तो दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। अगला देखिए, सहसा विद्युत न क्रियाम विवेका परम पदाम पदम दृढ़ते ही विमस रूपी कारणम गुणलब्धा स्वमेव संपदा। कह रहा है कि सहसा विद्युत न क्रियाम विवेका परम पदा पदम, कह रहा है कि बिना विचारे अगर आप कोई काम करते हैं तो वह काम कभी सफल नहीं होता। यानी बिना विचारे अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम सफल नहीं होता। बढ़ेत ही व्यवसायम गुणलब्धा स्वमेव संपदा, और सोच विचार करके अगर हम काम करते हैं तो जो गुणों की देवी हैं लक्ष्मी वह स्वयं ही आप पे वास करती हैं और आपका काम सफल होगा। यानी इस वाले पैसेज का तात्पर्य ये है कि इसमें ये कह रहा है इस पद्यांश में कि अगर हम बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं तो अक्सर कर जल्दबाजी में कोई काम जब होता है तो आप देखे होंगे कि जल्दबाजी में किया गया काम कभी सफल नहीं होता। लेकिन जब हम सोच विचार करके कोई काम करते हैं तो उस काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए किसी भी काम को सोच विचार करके करना चाहिए, और सोच विचार करके किया गया काम में जो गुणों की देवी हैं लक्ष्मी माता वो स्वयं ही आप पे वास करती हैं। अगला, वज्रादपि कठोराण मृत्युन कुसुमादपि लोकतरणाम चितान से कौन विज्ञात महर्षि, कह रहा है कि जो महान पुरुष होते हैं, महान पुरुषों का जो हृदय होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर, यानी बाहर से बहुत ज़्यादा कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल एक पुष्प की तरह कोमल दिखाई देते हैं। अगला, प्रीणति य सुचरित पित्रम स पुत्रो यदि भर्तृ हित विच्छति तद कलहत्रम तन्मत्रि मापदि सुखे च समिक्रियम यदि एतत्रम्यम जगन्ति पुण्यकृतिं लभन्ते। ये क्या कह रहा है कि प्रीणति य सुचरित पित्रम स पुत्रो, अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश रखने वाला बेटा, यानी एक ऐसा बेटा जो अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश रखता हो, और यदि भर्तृ हित मिच्छति तत् कलहत्रम, और एक पति का हित चाहने वाली पत्नी, और तन्मात्रति सुखे च समक्रियम यदि, और सुख और दुख में साथ रहने वाला दोस्त, जिसके पास ये तीनों हैं वो समझिए इस दुनिया का सबसे पुण्यशाली व्यक्ति है। यानी एक पुण्यशाली व्यक्ति वही है जो अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश रखता है, और जिसकी पत्नी अपने पति का हित चाहती है, जिसके पास ऐसे दोस्त हैं जो सुख और दुख में उसके साथ रहते हैं। ऐसा जो दोस्त होता है वो बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। अगला एक और देखते हैं, 2 श्लोक और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको चेक कर लेते हैं। बेत सिजति पदार्थनम को वपि हेतु न खलि बहिरूपाधिं कृते संश्रयन्ते विकसिति ही पतंगस्य दे पुंडरीकम द्रवति च हिमरस समुद्रगते चंद्रकांत। कह रहा है कि पदार्थों को मिलाने वाला, यानी जब पदार्थ जब मिलते हैं, जब कोई इंसान मिलता है तो बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं रहता। अगर किसी 2 इंसानों को मिलना होता है तो उसका आंतरिक कारण ही उसे मिलाता है। जिस तरीके से कमल जो है सूर्य के उदय होने पर खिलता है और चंद्रकांता मणि चंद्रमा के उदय होने पर द्रवित होती है। यानी कहने का सेंस है कि अगर 2 लोगों को आपस में मिलना होगा तो 2 लोग आपस में मिल जाएंगे, उनका दिल, उनका बात, बिहेवियर जो है वो आपस में मिला देगा, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सूरज जब निकलता है आसमान में तो कमल खिलता है, उसी तरीके से चंद्रमा के उदय होने पर जो चंद्रकांता मणि होती है वो द्रवित होती है। अगला और लास्ट कह रहा है, निंदत मिति निपुणा यदि वास्तव लक्ष्मी समावेशित गच्छति वा यथेष्टम अद्देव मरणमस निगांत्रे वा नयात्पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कह रहा है कि जो नीति में लोग निपुण होते हैं उनका कोई निंदा करे या उनकी कोई बुराई करे, ठीक है, लक्ष्मी समावेशित गच्छति या यथेष्टम, उनके पास धन आए या चला जाए, अद्देवा मरणमस्तु युगांतरे वा, मौत आज आए या युगों बाद आए, ऐसे लोग कभी भी अपने न्याय पथ से प्रविचलित नहीं होते। यानी जो इंसान सफलता पे चलता है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डिसीजन बना के चलता है, अगर उसके पास जो नीति में निपुण होता है उसकी कोई बुराई करे या लक्ष्मी यानी उसके पास पैसा आज रहे या न रहे, मौत आ जाए या युगों बाद आए, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला समझते हैं दोस्तों। अनिवार्य संस्कृत से ही गद्य से आता है 7 नंबर का अनुवाद करने के लिए हिंदी में। तो कौन कौन से ऐसे लेसन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो 2 आते हैं, करना एक ही होता है। तो जो पहला लेसन है संस्कृत भाषायाम महत्वम, उसको निकाल लीजिए। अगर आपके पास बुक है उसको निकाल लीजिए। उसके कुछ 2 स्टेंजा हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको पढ़ लीजिए।
उसके बाद जातक कथा एक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में, महर्षि दयानंद का एक या दो पैसेज इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद महामानव मालवीय का एक दो पैसेज इंपॉर्टेंट है। यानी लगभग 6-7 पैसेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये तो 7 नंबर दोस्तों जो मैंने अभी पद्य से पढ़ा है सुभाषित रत्नांश, ये 100 आउट ऑफ 100% हम कह सकते हैं कि 100% ये मान के चलिए। बहुत नसीब खराब हो, वैसे तो नसीब खराब होता नहीं है क्योंकि 2 श्लोक पूछता है, एक तो सुभाषित रत्नांश से फिक्स है रहता है, वैसे रहेगा भी। आप इसको जो जितना भी मैंने श्लोक पढ़ा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा आते हैं इस पे गद्य पे, और गद्य को समझते हैं। आप निकाल लीजिए संस्कृत भाषायाम महत्वम को, और इसको हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत भाषायाम महत्वम में आप पैसेज मैच कर लीजिएगा अपनी बुक में कि कौन सा पैसेज हम पढ़ रहे हैं, और उससे वहाँ से आप टिक कर लीजिएगा। और अच्छे से क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा, या तो वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसका अर्थ जान सकते हैं। चलिए देखिए, संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितं श्रुति मार्गण्यं च वर्तते। किं बहुनां चरितनिर्माणार्थं यादृशी सत्प्रीडां संस्कृतवाङ्मयं ददाति न तादृशी किञ्चिदन्यते। मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृतसाहित्ये वर्तते नान्या तादृशी। दयादानं शौचम् औदार्यम् अनुसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजान्यन्ते। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये, संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं सुनिश्चितं। संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वो बिल्कुल सरल और सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितं श्रुति मार्गण्यं च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। किं बहुनाम चरित्र निर्माणार्थम यादृशी संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी। और संस्कृत साहित्य के बारे में और अधिक क्या कहा जाए, ऐसा संस्कृत साहित्य है जो चरित्र निर्माण के लिए जितनी अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसा कोई दूसरा साहित्य नहीं प्रदान करता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचनां संस्कृत साहित्य बातें वर्तते नान्यात तादृशी। और संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों के बारे में बताया जाता है, वैसा किसी दूसरे दूसरे साहित्य में नहीं बताया जाता। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाणक्य गुण अस्य साहित्य से अनुशीलन संजानते। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन से दया करना, दान करना, पवित्रता करना, उदारता करना, ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, ये सब अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। एक और निकाल लीजिए दोस्तों आप, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ निकाल लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। देखिए कह रहा है कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं उसको मैच कर लीजिएगा। कह रहा है याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पति कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे जायाय कामाय जायाय प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जायाय प्रिया भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी। यहाँ तक आप इसको टिक कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिए। कह रहा है याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य अपनी जो बीवी होती हैं उनसे मैत्रेयी से कहते हैं न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी सुनो, पति कामाय पति प्रियो भवति। पति जो है पत्नी यानी पत्नी को पति की कामना करने के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। यानी सेंस ये है कि पति जो है एक पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। न वा अरे जायाय कामाय जायाय प्रिया भवति। और न ही पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय नहीं होता। पहला शब्द क्या है कि एक पति अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता। दूसरा अर्थ है पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय जायाय प्रिया भवति, वह अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। और फिर क्या कह रहा है कि पत्नी की कामना के लिए वो प्रिय होती है। कौन? यानी जो पुत्र होता है वो अपने धन के लिए, यानी पुत्र की कामना के लिए, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र या धन ये दोनों प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। ये तो बता दिए ना, इसको स्टॉप करिएगा। चलिए अगला लेसन समझते हैं दोस्तों, जातक कथा का। जातक कथा का समझते हैं, और जातक कथा का पहला ही जो पैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उल्लू वाली कहानी है और इसको समझ लेते हैं। कह रहा है अतिथि प्रथम कल्पे जनायकम विरूपम सभा के प्राप्तम सर्वकारी परिपूर्णम परिसन राजानम अकुर्वन् चतुष्पदा विसन्निपतितम एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् ततः शकुन निगड़ा हिमोति प्रदेशे तस्मिन् पाषाणे सन्निपति मनसे राजाय प्रज्ञाते ततः चतास्पदे च अस्माकं कुर्वन्ति राजानास्ति राजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति कृतवन्तः अतिथि परस्परवलोकयन्त एकमूलकं दृष्ट्वा अयं न रोचते इत्यावोचन्। देखिए क्या है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भीरूपम समाके प्राप्तम। कह रहा है प्राचीन काल में
प्रथम युग के लोगों को एक सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया, यानी बहुत समय पहले लोगों ने मिल करके एक अच्छे इंसान को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्तम एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, और चौपाइयों ने मिलकर के एक शेर को राजा बना दिया। तथा शकुन निगड़ा हिमोते प्रदेशे कस्मिन् पाषाणे सन्निपत्यम मनुष्य राजाय प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेश। इसलिए हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर जितने भी पक्षी गढ़ थे सब एकत्रित होकर के उन्होंने आपस में कहा कि देखिए, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है, चौपाइयों में भी राजा जाना जाता है, अस्माकम पुनर्त्री राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजको वासो नाम न वर्तते, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। एको राजासने स्थापितव्यः इति उक्तवन्ते, हमें किसी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। अतः अतते परस्पर लोकवन्तम एक मुल्कम दृष्ट्वा अयं न रोचते इत्वा वचन, और सब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए किसी ने एक उल्लू को देख करके कहा, हमें यह राजा पसंद है। अगला समझते हैं दोस्तों, समय का अभाव थोड़ा सा कम है, इस वजह से हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि महर्षि दयानंदा का आप क्या पढ़ लीजिएगा, सौराष्ट्र प्रांतीय टंकारा नाम अपनी जगह पे आप टिक कर लीजिए और उसको घर पे आप स्टडी कर लीजिएगा। एक चीज़ और आपसे बताना चाहेंगे, आप महामना मदन मोहन मालवीय का लेसन निकाल लीजिए और उसमें एक गद्यांश होगा, गद्यांश नंबर 3 आप चेक कर लीजिए उसको। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा तो 80 सपानो अधिकारावासित, इसको पढ़ लीजिएगा। और अगला महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुकारिष्यता, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। चलिए, अगला जो हमें 6 नंबर का पढ़ना है, साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों में 6 नंबर का है, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का अलंकार और 2 नंबर का छंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे सामान्य हिंदी वालों के लिए वीर रस, करुण रस, हास रस और श्रृंगार रस आप पढ़ लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन साहित्यिक वालों के लिए एक रस और बढ़ जाएगा, रौद्र भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से मैंने इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा करके यूट्यूब पे डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि समय नहीं है और समय न होने की वजह से मैं आपको इसका डिटेल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर किए होंगे तो उसकी वीडियो वाली लिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप आसानी से पढ़ लेंगे। अगला अलंकार। अलंकार में क्या है दोस्तों, अलंकार में यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार, इसकी परिभाषा अगर आप तैयार कर लेते हैं उदाहरण के साथ, ये 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। छंद में आपको 3 ही छंद पढ़ना, ज़्यादा नहीं, दोहा, सोरठा और चौपाई। अगर दोहा, सोरठा, चौपाई आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। अगला थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, संधि पढ़ना होता है और सामान्य हिंदी में भी, साहित्य में भी आता है, लेकिन जो बच्चे साहित्यिक वाले हैं वो लोग नहीं नोट करेंगे। अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो संधि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन स्पेशली ये सामान्य हिंदी वालों के लिए लिखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर ये सामान्य हिंदी में पूछा जाता है। जैसे कविधन इंद्र मिल के बनता है कविंद्र, गिरिधन ईसा मिल के बनता है गिरीशा, भानुधन उदय मिल के बनता है भानुदय, रमाधन ईसा मिल के बनता है रमेश, नरधन इंद्र मिल के बनता है नरेंद्र, एक धन एक मिल के बनता है एक, यदि धन अपि मिल के बनता है यद्यप, इत धन आदि मिल के बनता है इत्यादि, ने धन अनम मिल के बनता है नयनम, नय धन अका मिल के बनता है नायक, पौ धन अका मिल के बनता है पावक, पौ धन अना मिल के बनता है पवनः, नौ धन इकह मिल के बनता है नाविकः, गय धन अकह मिल के बनता है गायकः और पौ धन अनम मिल के बनता है पवनम, भो धन अनम मिल के बनता है भवनम, तथा धन अपि मिल के बनता है तथापि, परम धन ईश्वर मिल के बनता है परमेश्वर, नर धन इंद्र मिल के बनता है नरेंद्र, कवि धन इंद्र मिल के बनता है कविंद्र, मध्वरी यानी मधु धन अरि मिल के बनता है मध्वरी, हरिश धन सेते मिल के बनता है हरिश्यते, तथा धन इत मिल के बनता है तथेति, महाधन इंद्र मिल के बनता है महेंद्र, अति धन आचारः मिल के बनता है अत्याचारः, सुधन आगतम मिल के बनता है स्वागतम। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको 3 नंबर में 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। हो सकता है एक आध ना मिले, यानी मान के चलिए 2 से 2 तो मिलेगा, फिक्स है, कभी कभी तीनों मिल जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमें पढ़ना है वो है हमारा साहित्यिक हिंदी से, और मैं जानता हूं कि आप काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, थक गए होंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, संधि, वो भी उनके में भी 3 नंबर का आता है, तो थोड़ा सा उनका संधि ज़्यादा पढ़ना होता है, इस वजह से जो सामान्य वाले में भी लिखे थे उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तो संधि पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, और ये जो लिखे हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे दूध धन धा बराबर मिल के बनता है दोग्धा, हरि धन अ मिल के बनता है हरेय, अभिधन उदय मिल के
बनता है अभ्युदय, अनुधन व्यय मिलके बनता है अन्वय, और हरिधन चरित मिलके बनता है हरिष्यति, और इसके बाद हरिधन चंद्र मिलके बनता है हरिश्चंद्र, पूर्णधन चंद्र मिलके बनता है पुरश्चंद्र, योधधन घा मिलके बनता है योद्धा, मुतधन डैनम मिलके बनता है उड्डयनम, सतधन चित मिलके बनता है सचित, सतधन चैनम मिलके बनता है सच्चैनम, हरिषधन सिते मिलके बनता है हरिषते, प्रधन इसके मिलके बनता है प्रजिते, विष्णुधन अव मिलके बनता है विष्णु अव, गैधन अक गायक, नवधन इक नायक, ओधन अन पवन, पौधन अक पावक, नयधन अक नायक, निधन अनम नयनम, यदिधन अपि यद्यपि, मतधन एक मतैक, रमाधन ईश रमेश, नगधन इंद्र नगेंद्र, गिरिधन ईश गिरीश, कविधन इंद्र कविंद्र। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये महा मैराथन कंप्लीट हुआ। 2 चीज़ छूट गया दोस्तों, 2 चीज़ इसलिए छूटा है, सामान्य हिंदी वालों का छूटा है, उसे एक बार आप देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सामान्य हिंदी में एक क्वेश्चन ये छूट गया है कि शब्दों को शुद्ध करना, जैसे कृष्ण भगवान के अनेकों नाम हैं, इस तरीके का कोई सेंटेंस है, तो इस टाइप का जिस शब्द को शुद्ध करने के लिए वो एक चीज़ छूट गया है। चूँकि समय के अभाव की वजह से हम उस पर नहीं फोकस कर पाए हैं। किसी दिन आ करके हम ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे एक अलग से वीडियो बना करके। एक चीज़ और छूट गया है, अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के बहुत सारे शब्द दिए रहेंगे, उसका एक अर्थ क्या है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में 4-5 रहते हैं, उन्हीं को टिक करना रहता है, ठीक है। ये सब छूट गया है, तो मैं किसी दिन लाइव आकर के आपको आसानी से उसे बता दूंगा, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों मैराथन कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वीडियो बनाने का श्रेय हमारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंटों को जाता है, ठीक है। इन्हीं के दम पर ये वीडियो बन पाया है, तो इसलिए आप इनको भी एक बार इनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये हमारे अच्छे बच्चे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेल डन।